मोड पढ़ा रहा था कल हमने बात करी मोड क्या है, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स। स्टैटिस्टिकल सीरीज में मोड कैसे निकलता है तो हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा और डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा। कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के लिए 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। पहला, जो डेटा सेट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मूले में एक हल्का सा चेंज आ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी आपके क्लास इंटरवल्स हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। वो सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। आपको पता है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है। और जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल साइज के होने चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे जो क्लास इंटरवल्स हैं वे कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जिसमें फिक्स्ड वैल्यूज ना हो, जिसमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, और इसके बीच में जितनी वैल्यूज फॉल करती हैं वो होंगी उसकी फ्रीक्वेंसीज। जैसे 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले 4 बच्चे, तो हमें पता नहीं है ना कि 4 बच्चों के एग्जैक्टली कितने कितने मार्क्स हैं, कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है हमारे पास कि पहले बच्चे के 5 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, 8 नंबर हैं। बस इतना पता है कि 0 से 10 के बीच में हैं 4 के नंबर। ये कंटिन्यूअस सीरीज है। अगला है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो देखो सीरीज एकदम ऐसी होनी चाहिए। पहले तो ये घटते से बढ़ते हुए क्रम में है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। दूसरी चीज, ये एक्सक्लूसिव है। 10 पे खत्म 10 से शुरू, 20 से खत्म 20 पे शुरू, यानी कि हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट उसके सक्सीडिंग की लोअर लिमिट के बराबर है, उसमें कोई गैप नहीं है। और जो इंटरवल है यानी जो साइज है क्लास का वो भी सेम है। जैसे 0 से 10 में इंटरवल बराबर 10 है, 10 से 20 में भी इंटरवल बराबर 10 है, 20 से 30 में भी इंटरवल बराबर 10 है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हों तो ही मोड की कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सीरीज में संभव है। इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो मोड की कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सीरीज में संभव नहीं। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कंटिन्यूअस सीरीज में। सीरीज की पहचान ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि क्या सीरीज कितने प्रकार की होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव कितने प्रकार का होता है, जो अदर देन एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीजों पे बात हो चुकी। तो ये 3 कंडीशन आपको बस याद रखनी है। असेंडिंग डिसेंडिंग होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, इक्वल क्लास इंटरवल होने चाहिए। जब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो आप उस कंटिन्यूअस सीरीज में मोड की कैलकुलेशन कर सकते हो। मोड की कैलकुलेशन वही ग्रुपिंग में वही 2 मेथड इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग मेथड से होती है। इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड बिल्कुल वही हैं जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़े थे। तो यहां पर भी मोड को कैलकुलेट करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये मेथड आपको बताएंगे मॉडल क्लास के बारे में। मॉडल क्लास वो क्लास है जिसके बीच में मोड की वैल्यू फॉल करेगी, ठीक है। तो जब आप इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे या ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड की शर्तें वही हैं जो हमने कल पढ़ी थी।
डिस्क्रीट सीरीज में कि कब इंस्पेक्शन लगाना चाहिए, कब ग्रुपिंग लगाना चाहिए। इंस्पेक्शन कब, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड हो, सिंगल पीक हो, फ्रीक्वेंसी मिडिल में हो, फार टू हाई हो, तो इंस्पेक्शन मेथड, अदरवाइज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में भी वही फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग होगी, पहले 2-2 की ग्रुपिंग होगी 2 बार, फिर 3-3 की ग्रुपिंग होगी 3 बार, पहले 2-2 की ग्रुपिंग शुरू से होगी, फिर एक फ्रीक्वेंसी छोड़कर होगी, 3-3 की ग्रुपिंग पहले शुरू से होगी, फिर एक फ्रीक्वेंसी छोड़कर होगी, फिर 2 फ्रीक्वेंसी छोड़कर होगी। इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं, फिर टैली करते हैं। हाईएस्ट टैली जिस वैल्यू के सामने आता है वो वैल्यू हमारी मोड होती है। कल हमने ये भी पढ़ा कि अगर टैली भी क्लैश हो जाए तो डेंसिटी मेथड अप्लाई होता है। हाईएस्ट डेंसिटी के आधार पर हम मोड की वैल्यू चुन सकते हैं। तो जो इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड की शर्तें थी डिस्क्रीट सीरीज में, वही यहां पर भी हैं। बस डिस्क्रीट सीरीज में फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, तो वहां मोड एकदम आ जाता है। कंटिन्यूस सीरीज में फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल्स होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जब आप इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड लगाओगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा मॉडल क्लास मिलेगा। मॉडल वैल्यू को मोड बोलते हैं ना, मॉडल वैल्यू मतलब मोड। और मोड जिस क्लास इंटरवल में फॉल करेगा उसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है ना। इसी मॉडल क्लास, जैसे मान लो कि मेरा मोड जो है 30 से 40 के बीच में फॉल करेगा, तो 30 से 40 मेरा मॉडल क्लास हो गया। और इसी मॉडल क्लास के आधार पर फिर फॉर्मूला लगाया जाता है मोड को कैलकुलेट करने का। यानी मोड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाने से पहले आपको मॉडल क्लास पता लगाना होगा। मॉडल क्लास वो क्लास है विद इन विच द मोड वैल्यू शैल फॉल। अब ये मॉडल क्लास हमें कैसे पता चलेगा, तो या तो ये हमें इंस्पेक्शन मेथड से पता चलेगा या ग्रुपिंग मेथड से। अभी एक क्वेश्चन करके देखेंगे। जब हम मॉडल क्लास कैलकुलेट कर लें, हमें पता चल जाए कि मॉडल क्लास क्या है, तो मोड कैसे निकलेगा। तो मोड को निकालने का एक फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय F0। ये है मोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। याद रखना, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट को हम आई भी बोलते हैं, इंटरवल। इस फॉर्मूले से जब हम मोड कैलकुलेट करेंगे, तो मोड की वैल्यू मॉडल क्लास के बीच में आनी चाहिए। जैसे अगर मेरा मॉडल क्लास 30 से 40 है, तो ये 30 लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। इसी मॉडल क्लास के आधार पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले से मोड की जो वैल्यू होगी वो 30 से 40 के बीच में आनी चाहिए। अगर मेरा मोड 42 आ गया, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा मॉडल क्लास 30 से 40 था, तो मेरा मोड 42 नहीं आ सकता। अगर मेरा मोड 29 आ गया, तो मैं बोलूंगा कि ये तो इस मॉडल क्लास से बाहर की वैल्यूज है। अगर आपका मोड मॉडल क्लास में फॉल ना करे, उसके बाहर की कोई वैल्यू दिखाए, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो अपनी कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए कि हमने कुछ गलत तो कैलकुलेशन नहीं करी। लेकिन अगर आपको भरोसा है कि मैंने कैलकुलेशन सही करी है, मेरा जो मोड वैल्यू है वो मॉडल क्लास में फॉल नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला बदलना होगा, दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट वैल्यू ऑफ मोड मस्ट लाई इन द मॉडल क्लास, विद इन द मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास है उसके बीच में ही मोड की वैल्यू आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मोड की वैल्यू मॉडल क्लास के बीच में नहीं आती है, तो फिर हम एक दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं मोड निकालने के लिए, और वो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 यानी I
अपॉन F0 प्लस F2 इंटू F2। याद रखना, ये कभी भी मेरा प्राइमरी फॉर्मूला नहीं होगा, मैं हमेशा यही वाला फॉर्मूला मोड निकालने के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले से अगर मेरा आंसर मॉडल क्लास में नहीं आता है तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यानी एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज कंडीशनल। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना एक कंडीशन पर निर्भर करता है। वो कंडीशन ये है कि इस वाले फॉर्मूले से आंसर न आ रहा हो तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, मैं मतलब कि इतना तो तय रहा कि आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, पर प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे सवाल बनते हैं टेक्निकल से वो प्रोसेस से बनते हैं, फॉर्मूले से बनते हैं, कॉन्सेप्ट से बनते हैं। तो आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ जाना चाहिए। भले ही यहाँ से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना आए, पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे हमको आइडिया लग जाए कि हाँ, मोड कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसे कैलकुलेट होता है, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे होता है। एक प्रक्रिया समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, उतना बड़ा कोई रिटर्न एग्जाम तो हो नहीं रहा जो उतना बड़ा एग्जाम में सवाल आएगा, लेकिन उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से कुछ भी पूछा जा सकता है। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हम इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि इससे, इस पूरे टॉपिक से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L2 का मतलब है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। और I है आपका इंटरवल। यानी ये जितने भी टर्म है वो मॉडल क्लास जब आप पता लगा लोगे तो ये सारे टर्म आपको क्लियर हो जाएंगे। एक सवाल करके देखते हैं, मतलब आपको मोड कैलकुलेट करने का प्रोसेस समझाने के लिए। जाहिर सी बात है, जब हम एक सवाल करेंगे तो उसमें प्रोसेस भी पता चलेगा, फॉर्मूला भी रिपीट होगा। ठीक है ना? अगर आप एक क्वेश्चन घर में करते हो तो आप उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हाथ से लिखोगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो उसको नोट्स में देखोगे, देखना लिखना, इसी से तो चीजें याद होंगी। सबसे पहले ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है ना? ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, और एक होती है इंक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव है। कैसे है एक्सक्लूसिव ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ा चुका हूं। ये सीरीज एक्सक्लूसिव है। ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में भी है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा क्लास, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आई है वो इक्वल है, मतलब कि हर क्लास इंटरवल में जो साइज है वो बराबर है। यहाँ पर भी आई बराबर 10, यहाँ पर भी आई बराबर 10, यानी इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं। तो ये डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में है, ये एक्सक्लूसिव है, यहाँ पर इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं। ये परफेक्ट क्वेश्चन है मोड कैलकुलेट करने के लिए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो पहले उसको करेक्ट करो। जैसे अगर मान लो असेंडिंग नहीं है तो पहले असेंडिंग करो, एक्सक्लूसिव नहीं है तो एक्सक्लूसिव करो, इक्वल नहीं है तो इक्वल हो सकता हो तो इक्वल करो, तभी मोड कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज मोड नहीं कैलकुलेट हो सकता। चलो, हमारा पहला काम तो हो गया, हमने सारी कंडीशन चेक कर ली। ये परफेक्ट क्वेश्चन है मोड कैलकुलेट करने के लिए। अब मुझे तय करना है कि यहाँ पर मैं ग्रुपिंग मेथड से काम करूं कि इंस्पेक्शन मेथड से काम करूं। तो मैं देख रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी पहले 3 से 5 हुई, 5 से 10 हुई, 10 से फिर 6 हो गई, 6 से फिर 2 हो गई।
यानी बढ़ी और एक पीक पर पहुंचकर घट गई, यानी कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड तो है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज के मिडिल में भी है और वो फार टू हाई है। देखो अगर मैं पहली फ्रीक्वेंसी 10 देखूं तो उसकी सेकंड हाईएस्ट 6 दिखाई दे रही है, काफी अंतर है। यानी ये सवाल एकदम परफेक्ट है कौन से मेथड के लिए? इंस्पेक्शन मेथड के लिए। तो यहां पर इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई होगा। अगर आप इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई ना करो, ग्रुपिंग मेथड करो, तो फिर आप ग्रुपिंग करो। फिर आप इस फ्रीक्वेंसी की पहले दो दो की ग्रुपिंग करो, है ना, 2 बार, फिर 3 3 की ग्रुपिंग करो 3 बार, और फिर उसको टैली करो जैसे कल हमने पढ़ा था। यहां पर इंस्पेक्शन मेथड से काम बन जाएगा। इंस्पेक्शन मेथड कहता है, एज पर इंस्पेक्शन मेथड क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। भाई यहां पर तो फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है ना, यहां तो क्लास इंटरवल्स है। तो वो वाला क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी उसी को हम मॉडल क्लास कहेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि मेरी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है। डिस्क्रीट सीरीज होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। डिस्क्रीट सीरीज ऐसी होती है जैसे ये हो गया आपका 5 10 15 20 25, ये फ्रीक्वेंसी है 3 5 10 6 2। तो मैं कहता जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वैल्यू है वो मोड है। वहां तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू ही मिल जाती है। लेकिन यहां पर हमको फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रही है, यहां पर हमको एक क्लास मिल रहा है 20 से 30 वाला। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल है इसे हम लोग मॉडल क्लास कहेंगे। मॉडल क्लास का मतलब ये हुआ कि जो मेरी मोड वैल्यू है वो 20 से 30 के बीच में फॉल करेगी, ऐसा इंस्पेक्शन मेथड कह रहा है। एज पर इंस्पेक्शन मेथड द मोड वैल्यू शुड फॉल बिटवीन 20 to 30। ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से दैट इज 20 to 30 ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। बताइए अगर ये मेरा मॉडल क्लास है तो L1 क्या होगा? L1 है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L2 क्या होगा? L2 है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होगा? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 10। F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 5। F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी 6। और I यहां पर कितना है? 10। यानी कि मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जितनी चीजें चाहिए सब मिल गई मॉडल क्लास के आधार पर। मॉडल क्लास निकालना बड़ा सरल था। इंस्पेक्शन मेथड कहता है कि जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वही मॉडल क्लास है, वही मॉडल क्लास है। सिंपल इज दैट। अब मुझे क्या करना होगा? मोड कैलकुलेट करने के लिए मोड का फॉर्मूला लगाना होगा। L1 प्लस L2 माइनस L1, जिसे मैं I भी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू F1 माइनस F0। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 20 से 30 यानी मॉडल क्लास में फॉल करना चाहिए। अगर मॉडल क्लास में फॉल कर रहा है मतलब ठीक है। लेकिन अगर मेरा आंसर मॉडल क्लास में फॉल नहीं कर रहा है तो पहले तो मुझे अपनी कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए कि हो सकता है मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी हो। लेकिन अगर कैलकुलेशन ठीक है और आंसर मॉडल क्लास के बीच में नहीं आ रहा है तो फिर आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो मैंने कहा था, प्राइमरी फॉर्मूला नहीं है, कंडीशनल फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो L1 है मेरा 20, L2 माइनस L1 है 10, F1 है मेरा 10,
तो 2f1 करूंगा तो 20 हो जाएगा, f1 10 है तो 2 इंटू f1 करूंगा तो 20 हो जाएगा, f0 5 है, f2 6 है, f1 10 माइनस f0 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 9, 25.55, 25.56 राउंड ऑफ करके। क्योंकि मेरा आंसर मॉडल क्लास के बीच में फॉल कर रहा है, मेरा जो आंसर है वो मॉडल क्लास के बीच में फॉल कर रहा है, इसलिए मुझे ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आंसर ठीक है, मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर मेरा आंसर मॉडल क्लास के बीच में नहीं आता तो मैं फॉर्मूले को बदल देता, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है मोड कैलकुलेट करने का। हालांकि इस तरह के सवाल अगर मैं बोलूं कि एग्जाम में एक सवाल आ जाए मोड का इस तरह का, मुझे नहीं लगता कि ये सवाल करने में किसी को 2 मिनट भी लगेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती हो तो इस वाले सवाल में जहां इंस्पेक्शन मेथड लग रहा है, सोचो ग्रुपिंग मेथड लग रहा हो तो बात अलग है। ग्रुपिंग मेथड में तो आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं, फिर वो प्रक्रिया समय लेती है, वो चाहे कितना भी आसान हो मगर उसमें समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो। तो वो वाला सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो वो तो 5 मिनट 6 मिनट से पहले होने से रहा, तो मुझे नहीं लगता इतना लंबा सवाल कभी भी एग्जाम में चुना जाएगा। हाँ, अगर बहुत रेयर केस में कंटिन्यूस सीरीज का कोई सवाल एग्जाम में आ भी जाता है तो इसी तरह का होगा, जहां पे इंस्पेक्शन मेथड लगेगा और एक फॉर्मूला अप्लाई करके सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो यहां से कोई थ्योरेटिकल या फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल पूछेगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं, जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में आप देखो ये फ्रीक्वेंसी पहले 5 से 7 हुई, 7 से 9 हुई, 9 से 18 हुई, 18 से 16, 15, 6, 3, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग बेल शेप्ड है, परंतु ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अगर ये 18 है तो इसके आसपास 16 भी है, ठीक है। मतलब जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जो आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उससे ज्यादा दूर नहीं होती हैं, जब फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट में ज्यादा गैप नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप हमेशा प्रिफर करते हो ग्रुपिंग मेथड को। पर मैंने आपसे मतलब मैं कह रहा हूं ना 99.99% आप इस बात को मानकर चलो कि एग्जाम में जब इस तरह का कोई सवाल आए तो निश्चित है कि वो ग्रुपिंग मेथड से करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड से करने के लिए आपको समय चाहिए, इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में देगा नहीं। अगर एग्जाम में कोई सवाल आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का, तो आंख बंद करके भरोसा करना कि वो इंस्पेक्शन मेथड से ही हो रहा होगा। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली वैल्यू को या उसके सामने वाले क्लास इंटरवल को मॉडल क्लास मान के आप फॉर्मूला लगा देना। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम का पैटर्न ऐसा है ना कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन वाला सवाल वो हमको नहीं दे सकते, तो हम मानकर चलेंगे कि भाई एक मोड का सवाल है तो इंस्पेक्शन मेथड से ही हो रहा होगा। ग्रुपिंग मेथड से अगर उसे कुछ पूछना होगा तो थ्योरी पूछ लेगा और कुछ नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर सीरीज सिमेट्रिकल, अगर सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो कौन सा मेथड, तो इंस्पेक्शन मेथड। अगर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल मतलब बेल शेप्ड, तो कौन सा मेथड, तो ग्रुपिंग मेथड। तो वो ग्रुपिंग मेथड की थ्योरी पूछ सकता है। खैर ग्रुपिंग मेथड को बस प्रैक्टिस करवाने के लिए एक सवाल और करवा देता हूं। जैसे मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मेरा पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये टैली। पहले मैं करूंगा दो दो की,
ग्रुपिंग, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो दो के ग्रुप बन गए। कितने? 12, 27, 31 और 9। अब पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो दो की ग्रुपिंग करूंगा, यानी कि 7 और 9, 18 और 16, 15 और 6, बस 3 ही ग्रुप बन पाएंगे। तो 7 और 9 हो गए आपके 16, 18 और 16 हो गए आपके 34, और 15 और 6 हो गए आपके 21। अब 3-3 की ग्रुपिंग करूंगा। ये 3 के 2 ही ग्रुप बन पाएंगे, तो 21 और ये हो जाएगा 30, 49। अब पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3-3 की ग्रुपिंग करूंगा। पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3-3 की ग्रुपिंग करूं तो 7, 9 और 18, 16, 15 और 6 दो ही ग्रुप बन पाएंगे। ये हो जाएगा आपका 34 और 37। अब दो फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3-3 की ग्रुपिंग करूंगा। दो फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3-3 की ग्रुपिंग करूं तो एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप 15, 6 और 3 का बनेगा, 43, 24। तो इस तरह से ग्रुपिंग करनी है, 2-2 की 2 बार, 3-3 की 3 बार, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे टैली करूंगा। भाई पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 18 है, जो 2-2 की ग्रुपिंग करी थी उसमें सबसे हाईएस्ट 31 है, 3-3 वाले में 34 है, ये फिर जो दूसरा ग्रुपिंग करी थी उसमें 34 है, फिर जो 3-3 की ग्रुपिंग करी थी उसमें 49 है, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर जो 3-3 की ग्रुपिंग करी थी उसमें 37 है, फिर पहले दो फ्रीक्वेंसी छोड़कर जो 3-3 की ग्रुपिंग करी थी उसमें 43। हर कॉलम में मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट कर लिया। अब पहले कॉलम में सबसे हाईएस्ट है 18, किसकी फ्रीक्वेंसी है? 15 से 20। तो 15 से 20 के सामने जाओ और एक टैली कर लो। तो 15 से 20 के सामने मैंने एक टैली कर ली। इसी तरह से अगले कॉलम में सबसे हाईएस्ट 31 है। ये 31 किसी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी है, ये तो दो क्लास की फ्रीक्वेंसी का टोटल है 31। तो इन दोनों के सामने जाओ और एक एक टैली कर लो। तो यानी एक टैली 20 से 25 के सामने, एक टैली 25 से 30 के सामने। इसी तरह से यहां पर सबसे हाईएस्ट है 34। ये किसी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये दो क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एक 15 से 20 की और एक 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये। तो एक 15 से 20 के सामने, एक 20 से 25 के सामने, एक यहां, एक यहां। इसके बाद सब यहाँ इस वाले कॉलम में सबसे हाईएस्ट 49 है। ये किसी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये तीन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एक 15 से 20 की, एक 20 से 25 की, एक 25 से 30 की। तो इन्हीं तीन क्लासेस के सामने जाओ और टैली कर लो, मार्क कर लो कि इन क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है इस कॉलम में। फिर इसके बाद है 37। ये किसी एक फ्रीक्वेंसी, एक क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये तीन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो इन्हीं तीनों के सामने जाओ और एक एक टैली कर लो, एक यहां, एक यहां, एक यहां। और लास्ट में सबसे हाईएस्ट है आपका 43। ये भी तीन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, इन तीनों के सामने जाकर एक एक टैली करना है। तो एक टैली यहां हो जाएगा, एक यहां और एक यहां। तो सबसे हाईएस्ट टैली कहां हो रहा है? सबसे हाईएस्ट टैली जो है वो 20 से 25 के बीच में हो रहा है। तो ग्रुपिंग मेथड के हिसाब से क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट
जिसमें सबसे ज्यादा टैली हुआ है, उसी को हम मॉडल क्लास मानेंगे। यानी कि मेरा जो मॉडल क्लास है दैट इज 20 to 25 है। बस अब इसके बाद की प्रक्रिया सेम है। इंस्पेक्शन मेथड का और ग्रुपिंग मेथड का रोल क्या है? खाली मॉडल क्लास पता लगाना। इंस्पेक्शन मेथड से ये काम बड़े आसानी से हो जाता है। भाई अगर आपको लग रहा है कि ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इंस्पेक्शन मेथड तो कहता है कि जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसी को मॉडल क्लास मान लो। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, हाईएस्ट बीचों बीच नहीं है, या बहुत ज्यादा हाईएस्ट नहीं है, कुछ भी कंडीशन अनसेटिस्फैक्टरी है, देन गो विद ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड माइट गिव यू डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है ना? तो इसीलिए मेरे को आइडिया होना चाहिए कि कब ग्रुपिंग मेथड, कब इंस्पेक्शन मेथड। देखो रिटन एग्जाम में ये बहुत मैटर करता है, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इस तरह का सवाल अगर कोई टीचर दे, तो मुझे लगता है वो मतलब कुछ सोच ही नहीं रहा है क्वेश्चन डालते समय। भाई कोई भी टीचर जो क्वेश्चन बनाता होगा बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा, वो कितने साल का उसको एक्सपीरियंस होगा, है ना? कई स्टूडेंट्स की तो जितनी उम्र नहीं होगी उतने साल से वो टीचर पढ़ा रहे होंगे। मुझे नहीं लगता वो इस तरह की गलती करेंगे कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, वहां वो एक क्वेश्चन ही ऐसा डाल दे रहा है जो 5 मिनट लग जा रहे हैं बच्चे को, एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखकर चला जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि ग्रुपिंग मेथड पर बेस्ड कोई कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकती है। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि एग्जाम में अगर बाई चांस डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज का कोई सवाल आ गया कैलकुलेशन वाला, तो वहां तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि यार इंस्पेक्शन मेथड से करूं या ग्रुपिंग मेथड से। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप आंख बंद करके वहां इंस्पेक्शन मेथड भी लगा दोगे ना, बिना ग्रुपिंग किए कैलकुलेशन कर लोगे, तो आप 99.99% ठीक हो। ठीक है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि ग्रुपिंग मेथड से हमारे एग्जाम में सवाल आना मतलब लगभग टाइम फैक्टर की वजह से पॉसिबल नहीं है। पर खैर जो भी है, ये है तरीका। इंस्पेक्शन मेथड्स का रोल भी मॉडल क्लास पता लगाना है, जो कि बहुत साधारण है, क्योंकि वहां तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल है वही मॉडल क्लास है। ग्रुपिंग मेथड में मॉडल क्लास के लिए हमको ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुपिंग करने के बाद जो हाईएस्ट टैली होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा वो मॉडल क्लास होगा। अब मॉडल क्लास 20 से 30 है, तो L1 बराबर 20 हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L2 बराबर अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 F0 और F2 क्या होता है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 होता है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F2 होता है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। यानी कि 16, 18 और 15। आई यहां पर हमें मालूम ही है कि आई यहां पर 5 है। इक्वल क्लास इंटरवल्स थे ये सारे। यानी हमको मॉडल क्लास के आधार पर वो सारे कंपोनेंट मिल गए हैं जिनको लेकर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, L1 प्लस L2 माइनस L1, यानी शॉर्टकट में आई लिख देता हूं, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू F1 माइनस F0। याद रखना हमारा आंसर मॉडल क्लास में फॉल करना चाहिए, 20 से 30 के बीच में फॉल करना चाहिए। फॉर्मूला लगा रहा हूं, 20 प्लस 25 माइनस 20 यानी कि 5, 2F1 हो जाएगा 32, माइनस F0 18, F2 है 15, F1 है 16 माइनस 18। इसको सॉल्व करो फर्दर, तो 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 35 कितना होता है भाई? 33 हो गया। तो ये माइनस का 1 हो गया, इंटू माइनस का 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसल हो गया और ये 30 आ गया। ठीक है,
भाई मेरा तो मॉडल क्लास 20 से 25 था और मेरा आंसर 30 आ रहा है, यानी कि जो फॉर्मूला है मोड का उससे मेरा आंसर मॉडल क्लास के बीच में नहीं आ रहा है। कभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो तो पहले अपने कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लो, कहीं आप प्लस माइनस में गुणा भाग में कोई गलती तो नहीं कर रहे। अगर आपको लग रहा है नहीं कैलकुलेशन ठीक है, मेरा आंसर इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। इसी सिचुएशन के लिए तो बताया ना कि अगर आपका इस वाले फॉर्मूले से आंसर मॉडल क्लास के बीच में ना आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये वाला सवाल आपको बताएगा कि ये सेकंड वाले फॉर्मूले की एप्लीकेशन कब है, कब अप्लाई करते हैं वो। तो पहले वाले फॉर्मूले से तो मेरा आंसर आ नहीं रहा, तो अब मुझे क्या करना है? हेंस मोड वैल्यू is 30, but it is falling outside the model class. मोड वैल्यू 30 है लेकिन ये मॉडल क्लास के बाहर आ रहा है, एंड सो इट इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ये सही वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा मोड वैल्यू जो है वो 30 आ रहा है, जो कि मॉडल क्लास 20 से 25 के बाहर है, यानी कि ये मोड वैल्यू 30 करेक्ट नहीं है। हियर मोड will be calculated by, यहां पर मोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? L1 प्लस आई अपॉन F0 प्लस F2 इंटू F2, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो सेकंड वाले फॉर्मूले में हम कोई माइनस का साइन यूज नहीं करते और F1 का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। वैसे मेमोराइज करना होगा आपको, मगर हम सेकंड वाले फॉर्मूले में F1 कहीं यूज नहीं कर रहे हैं और माइनस का साइन भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो L1 हमारा है 20, I हो गया हमारा 5, F0 हमारा था 18 प्लस 15 इंटू 15। इसे सॉल्व करो, 20 प्लस 5 इंटू 15 75 डिवाइडेड बाय 33। तो ये आ जाएगा आपका 22.27, और अब मेरा जो मोड का वैल्यू है वो 20 से 30 यानी मॉडल क्लास के बीच में फॉल कर रहा है, ये मेरा करेक्ट है। यहां पर हमने देखा कि किस तरह से ग्रुपिंग मेथड अप्लाई होता है मॉडल क्लास जानने के लिए। जो मोड का फॉर्मूला है अगर उससे आंसर मॉडल क्लास के बीच में ना आए तो कैसे हमको फॉर्मूले को स्विच करना चाहिए। हालांकि इतना लंबा सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इमेजिन भी नहीं करना चाहिए, इतना लंबा कैलकुलेशन वाला सवाल तो नहीं आ सकता। मगर ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई होता है या ग्रुपिंग मेथड से जुड़ी हुई बातें कि ग्रुपिंग किसकी होती है, कौन से एवरेज में ग्रुपिंग मेथड यूज होता है, किन कंडीशंस में ग्रुपिंग मेथड यूज होता है, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मोड क्या बोलते हैं कि मॉडल क्लास के बीच में फॉल नहीं करता है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्रोसेस आपको जब पता चलता है तो आप इस प्रोसेस में छोटी छोटी चीजों को नोट करते हैं कि चलो ये फॉर्मूला मुझे याद करना है, ये वाला फॉर्मूला मुझे याद करना है, ग्रुपिंग मेथड का प्रक्रिया मेरे को पता चल गया कि कैसे ग्रुपिंग होती है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो हाँ, अगर कैलकुलेशन वाला कोई सवाल आएगा तो शायद इंस्पेक्शन मेथड से आ सकता है। उस मेथड से तो मैं मानता हूं कि अगर एक बच्चे की कैलकुलेशन ठीक है तो ये वाला सवाल 2 मिनट में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर यहाँ पर भी वो बात यहाँ पर भी वैलिड है, अगर मान लो कि 15 से 20 का भी टैली 5 हो जाता और 20 से 25 का भी टैली 5 हो जाता, यानी टैली क्लैश हो जाता,
तो मैं क्या करता, तो फिर मैं डेंसिटी मेथड अप्लाई करता, दोनों की डेंसिटी निकालता, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती उस क्लास को मॉडल क्लास मानकर फॉर्मूला अप्लाई करता। यानी वही चीज जो मैंने कल बताया था डिस्क्रीट सीरीज में, वो कंटिन्यूस में भी वैलिड है भाई। ग्रुपिंग करते समय अगर टैली भी सेम हो जाए तो फिर जिन जिन क्लास इंटरवल की टैली सेम हो रही है उनकी डेंसिटी कैलकुलेट करो। क्लास इंटरवल के सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F1 मानकर उसके पीछे वाली को F0, उसके नीचे वाली को F2, तीनों को जोड़कर उसकी डेंसिटी निकालो। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उस क्लास इंटरवल को आप अपना मॉडल क्लास मान सकते हो और उसके आधार पर आप फर्दर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या आपको डिस्क्रीट ये कंटिन्यूस सीरीज में कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं समझ में आया, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड से? क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा था कि अगर आप डेटा सेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में असेंडिंग करना साइकोलॉजिकली ज्यादा कन्वीनियंट है। मैंने कहा था कि 1 से लेके 100 तक की गिनती गिनना ज्यादा कन्वीनियंट है बजाय इसके कि 100 से लेके 1 तक की गिनती गिनना, उल्टी गिनती गिनना। 1 से लेके 100 तो मैं एक सांस में भी गिन दूंगा, लेकिन 100 से लेकर 1 मैं एक सांस में नहीं गिन पाऊंगा, थोड़ा धीमा हो जाएगा मेरा स्पीड। ठीक है ना? तो जब ये चुनाव आपको करना हो कि यार मीडियन हो चाहे या मोड हो, मीडियन कैलकुलेट करना हो या मोड कैलकुलेट करना हो, तो सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग करना होता है। जब ये मेरी चॉइस है तो मैं तो असेंडिंग ही करूंगा ना, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली मेरे लिए कन्वीनियंट है, उसमें समय कम लगता है। लेकिन अगर मैं डिसेंडिंग करके आंसर निकालूं तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप करते हो डेटा को कंटिन्यूस सीरीज में, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा बदलना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है वैसे मोड का? L1 प्लस L2 माइनस L1 यानी I अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू F1 माइनस F0, ये फॉर्मूला होता है अगर आपका डेटा आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके क्लास इंटरवल को काम कर रहे हो, जैसे आपने पहले लिखा 40 से 50, फिर लिखा 30 से 40, फिर लिखा 20 से 30, फिर लिखा 10 से 20, फिर लिखा 0 से 10, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने क्लास इंटरवल को अरेंज किया है और मोड कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको फॉर्मूले में बस एक जरा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर्मूला L1 प्लस से शुरू नहीं होगा, उस केस में फॉर्मूला L2 माइनस से शुरू होगा, बस बाकी सेम रहेगा फॉर्मूला। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करके चलोगे तो L1 प्लस, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करके चलोगे तो L2 माइनस। ऊपर से नीचे आ रहे हो ना फिर तो L2 माइनस, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो भाई प्रोग्रेसिव है L1 प्लस। ये बात आपके मीडियन में भी अप्लाई होती है, मैंने मीडियन में भी इसी तरह से बताया था कि मीडियन में भी अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करके चलो तो फॉर्मूला L1 प्लस से, डिसेंडिंग ऑर्डर में करके चलो तो L2 माइनस से अप्लाई होता है। जैसे एक सवाल एग्जाम में मान लो इस तरह का पूछ लिया जाए, ठीक है, कि अगर मान लो मेरा एक सीरीज जो है वो अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो बताओ मोड किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा? तो दिमाग में तो सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम यही वाला फॉर्मूला बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि हम हमेशा असेंडिंग करके चलते हैं। या फिर ये वाला फॉर्मूला होगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला होगा। तो अगर आपका सीरीज आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है तो मोड आपका इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। एक आइडिया देने के लिए कि ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप इस सीरीज को ध्यान से देखो। ये सीरीज में फ्रीक्वेंसी पहले 2 थी, फिर 4 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई,
फिर 12 हुई। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो आप? यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन फ्रीक्वेंसीज में इंक्रीजिंग टेंडेंसी है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी है। यस और नो? इंक्रीजिंग टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा? क्या ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है? बोलो। ये ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना? एसिमेट्रिकल, एस एसिमेट्रिकल, ठीक है ना? तो ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहां पर इंस्पेक्शन मेथड की एक शर्त सेटिस्फाई नहीं हो सकती, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिडिल में नहीं है, ठीक है ना? आपका ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी है तो भाई इंक्रीजिंग टेंडेंसी में हाईएस्ट तो मिडिल में हो ही नहीं सकती ना। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, बेल शेप्ड है। मतलब निश्चित है कि ऐसे सवाल में जहां पर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजिंग टेंडेंसी हो या फ्रीक्वेंसी में डिक्रीजिंग टेंडेंसी हो, जैसे आप यहां देखो, यहां पर आपको एक डिक्रीजिंग टेंडेंसी दिखाई देगी। पहले आपकी फ्रीक्वेंसी 9 थी, 9 से 7 हो गई, 7 से 6 हो गई, 6 से 3 हो गई, 3 से 2 हो गई। ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर बेल शेप्ड आपको दिखाई नहीं देगा। जाहिर सी बात है कि जिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेंडेंसी होती है, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्पेक्शन मेथड लग ही नहीं सकता। ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमेशा ग्रुपिंग मेथड ही लगता है, ठीक है? जैसे एक सवाल है, एक सवाल है, when there is an increasing or decreasing tendency in frequency distribution, then mode will be calculated by, सवाल की भाषा कुछ भी हो सकती है, मेरे को केवल ये समझाना है कि भाई सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, भाषा कुछ भी हो सकती है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेंडेंसी हो तो मोड कैसे कैलकुलेट होगा? क्या मोड इंस्पेक्शन मेथड से कैलकुलेट होगा या मोड ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट होगा या मोड डेंसिटी मेथड से कैलकुलेट होगा या मोड बोथ ए और बी कैन बी अप्लाइड? तो क्या होगा आपका जवाब? क्या होगा आंसर? अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्रीजिंग टेंडेंसी हो तो डेंसिटी मेथड तो भाई तब लगाते हैं जब ग्रुपिंग मेथड में टैली सेम हो जाए, है ना? वो तो अलग चीज हो गई। और अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेंडेंसी है तो भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो कभी मिडिल में हो ही नहीं सकती, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कभी सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग मेथड ही अप्लाई हो सकता है। अब जैसे ये एक सवाल है, ठीक है? कौन सी सीरीज है ये कौन सी सीरीज है? जिन्होंने स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ी है मेरे से वो एकदम बता देंगे कौन सी सीरीज है ये लेस देन सीरीज है, ये लेस देन सीरीज है। बताओ इस लेस देन सीरीज
के साथ जो फ्रीक्वेंसीज होंगी ऑब्वियस सी बात है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी। क्या आप इस लेस देन सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो? क्या आप ये वाला काम कर सकते हो? बोलो। बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, है ना। हम जिस तरह से हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सब चीजें तो अब आपके लिए बहुत मामूली हो जानी चाहिए। और ये वाला काम करने के बाद जैसे ही आपने ये कैलकुलेट कर लिया, क्या इसके बाद आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग मेथड से? जैसे ही आपने सीरीज को ठीक कर लिया, उसके बाद मोड या जो भी कुछ निकालना हो वो आप निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि 50 तरह की सीरीज प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल ठीक हैं, जो कि शुरू से अगर आप क्लासेस ले रहे हो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो वो फंडामेंटल आपका ठीक होगा। तो क्या फर्क पड़ता है कि सीरीज मेरे को आप लेस देन करके दे दो, मोर देन करके दे दो, मिड वैल्यू वाली बनाकर दे दो, ओपन एंडेड वाली बनाकर दे दो, इंक्लूसिव बनाकर दे दो। अगर मैं उस सीरीज को समझ पा रहा हूं और उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जैसे आपने उसको एक बार एक्सक्लूसिव किया, जैसे ही आपने उसको एक बार एक्सक्लूसिव किया, उसके बाद तो मोड निकालने की प्रक्रिया सेम हो जाएगी ना, जैसे आप हर बार निकाल रहे हो, या तो इंस्पेक्शन से या ग्रुपिंग से। ये काम आप घर में करना भाई, ठीक है। और मुझे बताना कि इस सवाल का आंसर क्या आया, कल पूछूंगा। अगर सबका आंसर सेम आया तो मैं मानकर चलूंगा कि भाई दुनिया भर के सवाल आपको प्रैक्टिस करवाने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ, मोड समाप्त हुआ। मोड में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी जितनी मैंने अभी तक आपको बताई। अगर ये टॉपिक क्लियर है, मीन मीडियन मोड, तो हैंड रेज करो कि ज्योमेट्रिक मीन अब शुरू करूंगा। मीन मीडियन मोड समाप्त हुआ। आपने नोटिस किया ना मीन मीडियन मोड कितना आसान है। मतलब एक बच्चा ना जिसने अभी नया नया तैयारी करने की सोची है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, और उसे मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स भी मेरे कोर्स में, तो पता है उसके दिमाग में क्या आता होगा? वही 11th वाला। मतलब उसके लिए स्टैटिस्टिक्स मतलब अच्छा मीन मीडियन मोड वाला स्टैटिस्टिक्स, मतलब मीन मीडियन मोड को लोग इतना आसान मानते हैं, लेकिन आपने देखा कि इसमें भी कितनी बारीक बातें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप अटक जाओगे। जैसे मीन की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, कितनी ध्यान देने वाली प्रॉपर्टीज थी, हमने उन प्रॉपर्टीज को समझा। मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या है, मोड में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर एक एग्जामिनर चाहे तो इन्हीं से पेपर आसान भी बना सकता है, इन्हीं चीजों से पेपर वो थोड़ा सा मॉडरेट या हार्ड भी बना सकता है। ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दो ही चीजें बची हैं, और मुझे लगता है कि कल ये चैप्टर समाप्त करके, क्योंकि कल हार्मोनिक मीन भी कंप्लीट कर दूंगा मैं, और मैं आपको फिर कल कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि ज्योमेट्रिक मीन तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो इसे तो अभी हम निपटा के ही उठेंगे। तो अब इसमें जितना भी टाइम लगेगा, ये टॉपिक अभी हम खत्म करके ये क्लास एंड करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। इसे आज और कल में नहीं बांटना चाह रहा मैं। कल मैं सिर्फ हार्मोनिक मीन पढ़ाऊंगा, लास्ट टॉपिक, और उसके बाद फिर हम इस पूरे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने 5 चीजें पढ़ी, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, हम इन सब के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, एक आइडिया लेने के लिए कि भाई अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी वहां से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि भाई कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, है ना। पढ़ाते पढ़ाते भी तो हम कई सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, एक आइडिया लेते रहते हैं कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर आप ये सारे नोट संभाल के रखो, एमसीक्यूज संभाल के रखो, तो आपको एग्जाम टाइम में उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत बार तो मैं बच्चों को एमसीक्यूज देता हूँ, मगर वो एमसीक्यूज वो शायद एग्जाम टाइम में दोबारा देखते भी ना हो। तो जो भी नोट्स आपको मिलते हैं, जो भी पीडीएफ आपको मिलते हैं, आप उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करो अपने पास, ताकि मुझे मालूम हो कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, वो पीडीएफ कहाँ है, या फिर अगर आप उसका प्रिंट करवा के रख रहे हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हार्ड कॉपी अपने पास बनाकर रख लो। क्योंकि एग्जाम टाइम में तो मेरा मानना है कि कंप्यूटर या फोन पे देखने से आंख दर्द होने लगती है, उतना लंबा आप नहीं पढ़ पाते हो। एग्जाम टाइम में तो हमको थोड़ा ज्यादा देर तक पढ़ना पड़ता है।
तो जो हार्ड कॉपी होती है, प्रिंटेड कॉपी जो होती है, वो ज्यादा यूजफुल होती है। तो आप जो भी पढ़ते हो या तो आप उसको खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखते रहो या प्रिंट करवा लो। कई बार हम जो भी पढ़ते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, हम उसको एक कॉपी में नोट करते रहते हैं कि यार मैंने मोड में ना ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला अपनी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो आपको कन्वीनियंट लगती है। मेरी कॉपी है, मुझे देखनी है, जैसे भी लिखूं, मुझे जब वो कॉपी खोलूं तो एकदम याद आ जाए कि हाँ भाई मेरे को मोड में ये 4 बातें रिवाइज करनी है, भूलना नहीं है। तो जब आप पीडीएफ को रिवाइज करोगे तो उन 4 बातों को जरूर याद कर लेना। मतलब मैं अपने दिमाग की क्षमता जानता हूं, मैं जानता हूं क्या चीज मुझे याद रहेगी, क्या चीज मैं भूल जाऊं। तो मैं जो चीज मुझे डाउट लग रहा है कि यार ये चीज तो थोड़ा मैंने नई चीज सीख ली, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको लिख लूंगा कि यार मैं इसको एक कॉपी में लिख लेता हूं, ऊपर हेडिंग डाल दूंगा मोड, और नीचे पॉइंट बना लूंगा कि हाँ भाई ये चीज जो है ये कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो मुझे ये वाला पॉइंट मोड में याद रखना है, ताकि जब भी मैं रिवीजन करूं तो मुझे एकदम से याद आ जाए कि हाँ यार ये बातें थी जो मुझे याद रखनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम आज पढ़ रहे हैं 10 बातें, 2 महीने बाद हमको 8 याद रहती हैं, 4 महीने बाद 6 याद रहती हैं, एग्जाम तक 5 ही याद रहती हैं। बहुत सारी बातें जो मैंने बोली थी, आपने सुनी थी, वो तो हम रिटेन ही नहीं कर पाते हैं, वो तो हमें याद ही नहीं रहती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है यार ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं, तो आप उसे अपनी भाषा में लिखते भी रहा करो। इससे क्या रहता है कि अगर आप भविष्य में भूल भी जाओगे टॉपिक को, तो वो अपनी कॉपी देखोगे तो उसमें सारे पॉइंट जो आपको लगता था आप भूल सकते हो और इम्पोर्टेंट है, वो आपने लिखे हुए हैं, जब आपको पढ़ोगे तो सब याद आ जाएगा वापस से। तो बहुत जरूरी है कि अपनी भाषा में अपने लिए भविष्य के नोट्स तैयार करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हर एक चीज जो पढ़ रहा हूं भविष्य में भूलूंगा ही भूलूंगा, मगर ये नोट्स हैं जो मुझे सारी चीजें याद दिलवा देंगे। जब मैं कोई रिवीजन कर रहा हूँ तो उसमें तो कई सारी, अब मान लो एक पीडीएफ है, इसको 1.5 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटे में न जाने मैंने जो इसमें लिखवाया है वो भी समझाया, और कई चीजें मैंने ऐसी भी बोली जो शायद मैंने इसमें लिखवाया ना हो। लेकिन आपने सुना और उस दिन आपने उसको समझ भी लिया, लेकिन क्या आप उसको रिटेन कर पाएंगे 6-7 महीने तक? नहीं कर पाएंगे। तो लिख लो उसे किसी कॉपी में कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, जब ये रिवाइज करूंगा तो ये बात जरूर रिवाइज करूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि सारे पॉइंट्स ना आपके रिटर्न में आपके पास रहते हैं, भले ही आप भूल जाओ, मगर जब आप उसे दोबारा देखोगे तो तुरंत याद आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, कॉपी पेन लेकर बैठना, चीजें नोट करना, नोट्स अपने तरीके से बनाना। मेरे वाले नोट्स तो वैसे परफेक्ट हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हैं, कंप्रेस्ड मैनर में बनाए गए हैं, लेकिन इन नोट्स में भी कहीं कुछ भूल ना जाऊं उसके लिए भी आप अपने भाषा में अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, इससे भी शॉर्ट। तो वो तो खैर अपना अपना तरीका होता है सबका पढ़ने का। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका, अगर ज्योमेट्रिक मीन की परिभाषा बोलूं तो ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स। n आइटम्स के प्रोडक्ट के nth रूट को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें वैल्यूज हैं x, x1, x2, x3, x4, xn, ये मेरी वैल्यूज हैं, तो इन सब का प्रोडक्ट मैं कैसे लूंगा? इन सब का प्रोडक्ट मैं लूंगा, प्रोडक्ट लिया जाता है मल्टीप्लीकेशन से। तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 और कहां तक? xn तक। तो इनके प्रोडक्ट का, क्योंकि ये nth आइटम है, यहां पर nth आइटम है, तो इसके प्रोडक्ट का nth रूट यही मेरा ज्योमेट्रिक मीन होगा। यानी एक सीरीज में जितने भी आइटम्स होंगे उनके प्रोडक्ट के nth रूट को
ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, मान लो कि आपकी एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 8, यानी कि इस डेटा सेट में कितनी वैल्यूज हैं? 2, एक 2 एक 8, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स हैं 2। ठीक है ना? तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? दो जितने भी आइटम है उनका प्रोडक्ट ले लो। जैसे एक आइटम है 2, एक आइटम है 8, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। और क्योंकि ये 2 आइटम है इसीलिए इनका स्क्वायर रूट निकलेगा, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि जितने भी आइटम है उनके प्रोडक्ट का nth रूट। जैसे 2 आइटम है तो दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, 3 आइटम होते तो तीनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट, 4 आइटम होते तो चारों के प्रोडक्ट का फोर्थ रूट, n आइटम है तो सबके प्रोडक्ट का nth रूट, उसी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो ये अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? हालांकि हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, जब हम सिर्फ रूट का साइन लगाते हैं, जब हम सिर्फ रूट का साइन लगाते हैं तो ये स्क्वायर रूट ही होता है ना? ये स्क्वायर रूट ही होता है। आपको स्क्वायर रूट में ऐसे 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ रूट का साइन भी लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट इसे स्क्वायर रूट ही माना जाता है। जैसे हमारे कैलकुलेटर में जो रूट का बटन होता है वो स्क्वायर रूट ही होता है। जब आप उस रूट के बटन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्क्वायर रूट ही निकलता है। तो ऐसे 2 लिखना जरूरी नहीं है। अगर मैं सिर्फ रूट भी लिखता तो उसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता। तो ये हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन बराबर 4। अगर मेरे डेटा सेट में 3 आइटम होते, जैसे यहाँ पर 3 आइटम है, एक 4 है, एक 8 है, एक 16 है, यानी यहाँ पर n बराबर कितना है? 3 है, 3 है। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे कैसे निकलेगा? मैं इन तीनों आइटम का प्रोडक्ट लूंगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। पहला आइटम है 4, दूसरा आइटम है 8, तीसरा आइटम है 16, तो इन सब का प्रोडक्ट हो गया 4 इंटू 8 इंटू 16। अब इस प्रोडक्ट का मैं कौन सा रूट कैलकुलेट करूंगा? क्योंकि 3 आइटम है तो क्यूब रूट कैलकुलेट करूंगा। हाँ, क्यूब रूट में आपको ये क्यूब लिखना 3 लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में अगर आप सिर्फ रूट का साइन भी लगा देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट ही माना जाता है। लेकिन अगर वो स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, तो लिखना पड़ेगा। फोर्थ रूट है तो लिखना पड़ेगा, फिफ्थ रूट है तो लिखना पड़ेगा, nth रूट है तो लिखना पड़ेगा वो नंबर ऑफ आइटम को। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आइटम थे तो मैंने तीनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकाला, तो जो भी इनका क्यूब रूट आएगा वही ज्योमेट्रिक मीन होगा। यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या है? किसी भी डेटा सेट के n आइटम के प्रोडक्ट के nth रूट। n आइटम मतलब जितने भी उसमें आइटम है उन सब के प्रोडक्ट के nth रूट को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 आइटम है तो तीनों के प्रोडक्ट के क्यूब रूट को ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। तो क्यूब रूट निकालो, तो 4 इंटू 8 इंटू 16 ये हो जाएगा 512। 512 का क्यूब रूट 8 होता है। 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो 512 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मेरे डेटा सेट में 4 आइटम है, 2, 3, 4, 5, मैं बोल रहा हूं इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा इन सभी आइटम का 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का फोर्थ रूट। फोर्थ रूट देखने में तो आसान लग रहा है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो दिमाग की सारी नसें हिल जाएंगी। यानी कि ये प्रक्रिया अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे लिए। स्क्वायर रूट निकालना तो फिर भी आसान है, क्यूब रूट भी चलो मैं एक बार को निकाल लूंगा। जैसे मुझे मालूम है कि यार 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो मुझे ये भी मालूम है कि 16 का क्यूब रूट 2 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 बराबर 4। नहीं, क्या बोलते हैं 8 का क्यूब रूट, 8 का ये 2, 8 का क्यूब रूट 2 होता है ना। और क्या बोलते हैं कि 4 इंटू 4 64 का क्यूब रूट 4 होता है ना। तो जैसे अगर मैं बोलूं
कि 4 का स्क्वायर 16 होगा और 4 का क्यूब 64 होगा, तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 64 का क्यूब रूट 4। लेकिन अगर नंबर ऑफ आइटम 4 हो तो, 5 हो तो, 6 हो तो, 10 हो तो, अरे ये तो मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? सोचो मेरे डेटा सेट में 15 आइटम है, तो मैं 15 आइटम को मल्टीप्लाई करूं, पहले तो 15 आइटम को मल्टीप्लाई करना ही मैथमेटिकली कितना बड़ा टास्क है, और फिर मैं उसका 15th रूट कैलकुलेट करूं, जिसकी आपको आदत भी नहीं है। आपको आदत भी स्क्वायर रूट की है, वो भी हम कैलकुलेटर से करते हैं। बिना कैलकुलेटर के तो कई बार स्क्वायर रूट निकालने में भी आफत आ जाएगी। अगर मैं बोलूं 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोल देंगे 10 होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं 95 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आफत आ जाएगी। फिर आपको रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए, रूट कैलकुलेट करने का मैनुअल तरीका मालूम होना चाहिए बिना कैलकुलेटर के। ये तो स्क्वायर रूट में आफत आ रही है। अगर मैं इसका क्यूब रूट पूछूं तो, फोर्थ रूट पूछूं तो, यानी कि थ्योरेटिकली बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट दिख रहा है ये ज्योमेट्रिक मीन का, कि क्या है ज्योमेट्रिक मीन, जितने भी आइटम है सबका प्रोडक्ट लेके उसका nth रूट ले लो। बट जितना सीरीज में जितना भी आइटम बढ़ता रहेगा, आपका डेटा सेट जितना बढ़ता रहेगा, ये मेथड उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ये मेथड उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए। सोचो अगर यहां पर 10 आइटम होते, तो मैं 10 आइटम को मल्टीप्लाई करता, वही कितना बड़ा टास्क हो गया। फिर मैं उसका 10th रूट निकालता। कितना आसान लग रहा है कि 10 को मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी हैं सबको मल्टीप्लाई करके उसका 10th रूट निकाल लो। देखने में तो बड़ा सिंपल सा था, साधारण सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने में आफत आ जाएगी। यानी कि डेटा सेट में नंबर ऑफ आइटम्स जितने ज्यादा बढ़ते रहेंगे, ये मेथड से ज्योमेट्रिक मीन निकालना उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये बात याद रखनी है, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ सीरीज इज लार्ज, अगर एक सीरीज में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उनका क्यूब रूट, 5th रूट, 6th रूट, ये सब निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। और इट्स वैल्यूज आर इन फ्रैक्शन, जैसे अगर मैं बोलूं कि माना एक वैल्यू है 22.58 और एक वैल्यू है 16.21, है तो कायदे से दो ही वैल्यू, तो 22.58 इंटू 16.21 का स्क्वायर रूट निकालने में मुश्किल नहीं होगी? समय लग जाएगा ना मैथमेटिकली, ये काम करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। कैलकुलेटर होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और बिना कैलकुलेटर के आप ये कैलकुलेशन करके देखो, 1 मिनट 2 मिनट में हो ही नहीं सकता आपसे। पहले तो ये मल्टीप्लाई करने में ही टाइम लग जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना। यानी अगर मेरी वैल्यूज बहुत बड़े साइज की हैं, बहुत ज्यादा है या फ्रैक्शन में है, देन द कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। फिर ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इन सच अ सिचुएशन ज्योमेट्रिक मीन इज कंप्यूटेड बाय द यूज ऑफ लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स, यानी फिर उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन को लॉग और एंटी लॉग की मदद से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए लॉगरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके एग्जाम में आना फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल उनको देनी पड़ेगी, या लॉग या एंटी लॉग टेबल की वैल्यूज उनको देनी पड़ेंगी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी और फ्रैक्शंस में होती हैं। मतलब उनके आधार पर कैलकुलेशन करना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। हाँ, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करने भी वाले हैं। ठीक है, मैं बस आपको एक ग्राउंड बता रहा हूं कि मैं ज्योमेट्रिक मीन को लॉग या एंटी लॉग के माध्यम से क्यों। लॉग एंटी लॉग क्या होता है भाई, वैल्यू को हम इनकोड करते हैं लॉग में, फिर उसको डिकोड कर देते हैं वापस से वैल्यू में। जैसे मैं, ये मेरी वैल्यू है, मैं जानता हूं यार इसका लॉग ना सिंपल तरीके से, इसका ज्योमेट्रिक मीन सिंपल तरीके से लेना मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा,
इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगा। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, लॉग के नियम पता होने चाहिए। मुझे नहीं लगता लॉगरिथम हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है। लॉगरिथम तो एक अलग से चैप्टर भी होता है जो हमारे कोर्स में भी नहीं है। जब आप इसको लॉग में कैलकुलेट कर लोगे तो एंड में उस लॉग का आपको एंटी लॉग निकालना पड़ता है। एंटी लॉग निकालने से वो लॉग वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैल्यू में, और मुझे मेरा एवरेज मिल जाता है, ज्योमेट्रिक मीन मिल जाता है। मतलब पहले आप वैल्यू को लॉग में कन्वर्ट करो, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले के बाद जो वैल्यू आएगी उसको उसका एंटी लॉग लेकर उसे नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करो तो आपका एवरेज मिलता है। हाँ, अगर आपके पास लॉग टेबल हो, कैलकुलेटर वगैरह हो तो ये प्रक्रिया आसान है। बिना कैलकुलेटर के, बिना लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल के इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा सवाल एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है। मैंने आपसे क्या बोला था कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में बहुत ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सेलेक्टिव पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना समय ऐसी चीजों को पढ़ने में वेस्ट करते हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो नहीं पढ़ना है, अगर मैं वो पढ़ने लगा, मेरा समय ज्यादा लगेगा, मेरा दिमाग फालतू में इंगेज रहेगा, और जो चीज मुझे पढ़नी चाहिए थी उसके लिए भी दिमाग में जगह कम बचेगी। क्योंकि फालतू की चीजें आप अपने दिमाग में भरते जा रहे हो तो फिर सबको याद रखने का प्रेशर आ जाएगा। जो चीजें काम की हैं उसे भी याद रखने का प्रेशर आ गया, और मैंने ऐसी भी चीजें पढ़ ली जो काम की नहीं थी, उसे भी याद रखने का प्रेशर आ गया, तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, क्या रेलेवेंट नहीं है, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। इस कैलकुलेशन के आधार पर जो तैयारी होती है, प्लस लक। लक तो भाई मेरा मानना है कि लक तो हर जगह चाहिए। हालांकि लक के भरोसे नहीं जाते हम तो अपनी तैयारी के भरोसे ही जाते हैं। पर लक और आपका क्या बोलते हैं कि उस दिन का जो क्या बोलते हैं आपका हेल्थ कंडीशन, बॉडी लैंग्वेज, मेंटल स्टेटस, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस दिन मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मेरे को बहुत तैयारी बड़ी अच्छी है लेकिन बड़ा घबरा रहा हूँ, दिल एकदम बेचैन हो रहा है, तो उससे आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा ना। चीजें दिमाग पे असर करती हैं। मैंने एग्जाम से पहले 4 दिन 5 दिन से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, है ना। हेल्थ मेरे को अजीब सी लग रही है, मतलब कि एकदम आलस सा आ रहा है, नींद सी आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपकी तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकलेगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो तैयारी, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके अलावा आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है ना, आपको अपने ना उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत लक भी उस दिन अच्छा होना चाहिए। पर लक उसी का साथ देगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी। लक उसका साथ थोड़ी देगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और हर एक क्वेश्चन में वो जय माता दी करके आ रहा है, जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी। तो ऐसे बच्चे तो कभी पास नहीं हो सकते ना। ज्योमेट्रिक मीन, ये लॉगरिथम की हेल्प से ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले आप देखो, पहले वैल्यूज को लॉग में कन्वर्ट करो, फिर उस लॉग का टोटल ले लो, सिग्मा लॉग एक्स, और उस सिग्मा लॉग एक्स का एवरेज ले लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम करके। जैसे अर्थमेटिक में, अरे यार जैसे ऐसे नहीं, देखो ऐसे निकालते हैं अर्थमेटिक में, आप कैसे निकालते हो, जैसे ये वैल्यूज हैं तो आप क्या करते हो, इसका टोटल कर लेते हो सिग्मा एक्स, फिर आप क्या करते हो, सिग्मा एक्स को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हो। लेकिन अब मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए पहले क्या करूंगा, पहले मैं एक्स को लॉग में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं इसका टोटल लूंगा, सिग्मा लॉग एक्स, सिग्मा लॉग एक्स,
फिर मैं सिग्मा लॉग एक्स को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके एवरेज निकालूंगा, क्योंकि वो एवरेज तो लॉग की भाषा में इनकोडेड होगा, तो उसको लॉग की भाषा से बाहर निकालने के लिए उसको डिकोड करूंगा, क्या करके, उसका एंटी लॉग लेकर। तो मेरा फॉर्मूला इसका बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये इसका फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में। और अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज हो तो एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स, वहां फ्रीक्वेंसी होगी, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। पर चिंता मत करो, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंटी लॉग और लॉग पर बेस्ड कोई सवाल एमसीक्यूज में तो शायद ही आएगा। आज तक तो कभी नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि फिजिबल नहीं, टाइम फैक्टर की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से। पर मैंने आपको बताया कि लॉगरिथम का हम रास्ता क्यों अपनाते हैं, क्यों हम ज्योमेट्रिक मीन को लॉगरिथम एक समझ लो कोडिंग इनकोडिंग है, कैलकुलेशन को आसान बनाने की एक भाषा है, कि अगर आपकी कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल है तो लॉगरिथम के माध्यम से आप उस कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। लॉग एक जैसे कोडिंग है ये कोई, कि भाई आप अपने वैल्यूज को कुछ कोड्स में कन्वर्ट कर दो, फिर कैलकुलेशन करके उसको डिकोड कर लो, है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग है ये लॉग एंटी लॉग, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले से अगर मेरा डेटा साइज बहुत बड़ा है तो फिर कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम ये लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो मैं 100% कह सकता हूं बिना किसी डाउट के कि वो सवाल इन जैसा होगा। 2 वैल्यूज होंगी या 3 वैल्यूज होंगी और उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना होगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसे मैं आपसे एग्जाम में पूछ सकता हूं, जैसे मान लो एक वैल्यू है 2, एक है 4, ठीक है, और एक है 8। बताइए इन 3 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन 3 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो अब मुझे मालूम है कि क्या करना है, 2 × 4 × 8 करना है, क्योंकि 3 वैल्यूज है तो इसका क्यूब रूट लेना है, यानी क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। तो ABCD में देखो 4 है क्या, कहीं है तो उसे टिक कर लो। अगर मैं कह रहा हूं एग्जाम में सवाल आया ना तो ज्योमेट्रिक मीन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लॉग एंटी लॉग पर बेस्ड नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, मगर मैंने आपसे कहा कि ये वाला तो प्रक्रिया तब तक आसान है जब तक ये वैल्यूज छोटी हैं, कम है, ज्यादा हो जाएंगी तो ये तरीका तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर हम ज्योमेट्रिक मीन को लॉग एंटी लॉग की मदद से, लॉगरिथम की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पर इंडिविजुअल सीरीज में ये फॉर्मूला, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ नहीं। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का यूज। ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट एवरेज परसेंटेज चेंज या रेशो ऑफ चेंज। एवरेज परसेंटेज चेंज या रेशो ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है। जैसे डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए, डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए। ये जो रेट होते हैं ना, रेट ऑफ चेंजेस या परसेंटेज में जो एवरेजेस निकाले जाते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एसेट है जिसपे पहले साल इतना डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना, बताओ एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। तो एवरेज रेट पूछ रहा है ना डेप्रिसिएशन का, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफरेंस दिया जाता है। इस तरह के एवरेजेस ज्यादातर ज्योमेट्रिक मीन से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। या मैं बोलूं कि पहले साल आपको एक इन्वेस्टमेंट पे 5% इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल 6 मिला, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना, तो बताओ एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। पहले साल पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी थी, दूसरे साल इतनी थी, तीसरे साल इतनी थी, तो बताओ एवरेज ग्रोथ कितनी है। एक शहर में पहले साल डेथ रेट इतनी थी, दूसरे साल इतनी थी, तीसरे साल इतनी थी, तो बताओ एवरेज डेथ रेट कितनी है। इन
पर्टिकुलर केसेस में ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा यूजफुल टूल माना जाता है। ऐसे एवरेजेस ज्यादातर ज्योमेट्रिक मीन से निकाले जाए। ठीक है, तो इन केसेस में जो ज्योमेट्रिक मीन का एप्लीकेशन है, यूज है, वो ज्यादा होता है। तो ये बात याद रखना। इसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉपर्टी अपने आप में। इन प्रॉपर्टीज को पढ़कर ये टॉपिक को समाप्त करेंगे। कल हार्मोनिक मीन और इन मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जो भी हमने पढ़े सबके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अब ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब कुछ सत्य जो झुठलाए नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब वो हमेशा वेल टेस्टेड हैं कि हमेशा वैसा ही होता है। जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कभी छोटा नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो क्या प्रॉपर्टी बनी? ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल, है ना, इक्वल और ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। या फिर आप इसको उल्टा तरीके से भी कह सकते हो ना, कि ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से छोटी होती है। इक्वल हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती, है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कई बार ना चीजें ना बड़ी लॉजिकली भी सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे मान लो एक सीरीज है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 1 5 6 8 9, कुछ भी लिख दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि बताओ इसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो मैंने ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। अब आप सोचेंगे यार, अर्थमेटिक मीन तो मैं फिर भी निकाल दूंगा, 1 + 5 + 6 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 6 करके अर्थमेटिक मीन तो निकालना फिर भी आसान है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन 1 × 5 × 6 × 8 × 9 का सिक्स्थ रूट कैलकुलेट करके देखो, दिमाग की सारी नसें हिल जाएंगी। मतलब ये 2 मिनट में सॉल्व कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिना कैलकुलेटर के। यानी जरूर ये क्वेश्चन ट्रिकी होगा, इतना भयंकर क्वेश्चन वो मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कैसे दे सकता है। जरूर ये क्वेश्चन ट्रिकी होगा, जरूर इसमें कुछ ट्रिक लग रहा है ना। 1 + 5 + 6 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय अगर मैं करूं 6 तो 4.83 आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ 4, जैसे कुछ ऐसा करूं जैसे 1 + 5 + 6 + 8 + 9, इसको कर लेता हूँ 2, ठीक है, तो 30/6। मान लो अगर आप ये जो डेटा सेट है इसका एवरेज निकालोगे, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे मीन है 4 और ज्योमेट्रिक मीन है 5। मीन और ज्योमेट्रिक मीन पूछा है ना, तो मीन 4, ज्योमेट्रिक मीन 5, मीन 5, ज्योमेट्रिक मीन 6, मीन 6, ज्योमेट्रिक मीन 4, मीन 5, ज्योमेट्रिक मीन 4। अभी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी और आपको भी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सवाल हमेशा लॉजिक से सॉल्व होते हैं। इस तरह के सवाल में मुझे ये तो मालूम है कि मीन बराबर 2 + 5 + 6 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो 30 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि मीन तो 5 आ जाएगा। अगर मीन 5 आ जाएगा तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि मीन तो 5 है, और ये वाला ऑप्शन भी अपने आप ही गलत हो गया क्योंकि मीन तो 5 है। यानी कि अब मेरे को डाउट है केवल बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, क्योंकि दोनों में मीन 5 ही दिख रहा है। अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा।
और अब मैं ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करूंगा तो मैं तो पागल हूं ना, मुझे तो ज्योमेट्रिक मीन की बस एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी है ये वाली कि ज्योमेट्रिक मीन कभी भी अर्थमेटिक मीन से बड़ा, अरे एक ही बात है भाई, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कभी छोटा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। यानी ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपको बस ये वाली प्रोमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कैन नेवर बी मोर देन द अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से कभी बड़ा नहीं हो सकता, यह है प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक मीन की। तो 100% अब मेरा आंसर डी ही है। मुझे ज्योमेट्रिक मीन यहां कैलकुलेट ही नहीं करना था, वो सवाल इसलिए बनाया ही नहीं गया था कि आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना पड़े, क्योंकि कैलकुलेट करने में तो भैया सारे धागे खुल जाएंगे। कौन कैलकुलेट करेगा इसका सिक्स्थ रूट, कौन निकालेगा? वहां पे इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं था, वहां सवाल की बनावट ऐसी थी कि आप अपना थोड़ा दिमाग लगाते, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज याद होती तो आप अपने आप ही आंसर निकाल लेते। बच्चा बोलेगा ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, ये सवाल तो 2 मिनट में हो ही नहीं सकता था। वो मुश्किल सवाल नहीं है, वो रीजनिंग वाला सवाल है, वो देखना चाहता है कि क्या आपको ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी याद थी। अगर याद थी तो आप अपने आप ही समझ जाते कि इन दोनों में कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सर आंसर डी होगा ना? हाँ आंसर डी होगा। आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि मोड ज्योमेट्रिक मीन कभी भी अर्थमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता ना। तो 6 तो अगर अर्थमेटिक मीन 5 है तो ज्योमेट्रिक मीन 6 तो हो ही नहीं सकता, छोटा ही होगा ना ज्योमेट्रिक मीन। अरे भाई इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रीड करो, डिवाइडेड बाय 5 होगा। अरे तो वैसा कर लो यार, कुछ वैसा बना लो ना इसको, एक वैल्यू 0 भी है, लो अब ठीक है। 0 होगा तो 0 हो जाएगा यार, 0 क्यों करूं? इसको 6 कर लो। 1 + 5 + 6 + 8 + 6 + 4 से 3 कर लो। बताओ अब इसका टोटल उतना आ रहा है, 30 आ रहा है, कैसे डिवाइड करके? अरे मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा था यार, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो ना। मैंने थोड़ी ये सब फिगर टेस्ट करके लिखी है, मैंने तो ऐसे कुछ भी लिख दिया। 1 + 5 + 6 + 8 + 6 + 3, ठीक नहीं 4 ही होगा ना, 4 करूंगा तो ये आ जाएगा 30। बोलो क्या अब ये सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया, भावनाओं को समझो, ठीक है ना। कैलकुलेशन में तो मैं आपसे बहुत बेकार हूँ, मैं ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे से प्लस माइनस करने में भी गलतियां हो जाती हैं। तो आप पॉइंट क्या है, मतलब कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार ये इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल कैसे आ सकता है। पक्का वो कैलकुलेशन वाला सवाल अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो पक्का वो किसी प्रॉपर्टी से, किसी नियम से, किसी ट्रिक से सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। कि मैं नहीं समझा सौरभ, आप क्या पूछ रहे हो? आप मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर रहे हो, देखो मैं इसको साधारण भाषा में लिख सकता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन कभी भी अर्थमेटिक मीन
ज्योमेट्रिक मीन कभी भी अर्थमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी है ना। ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से छोटा ही होगा, या सभी, या ऐसे लिखते हैं, या इक्वल होगा। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है? बोलिए भाई। ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता है। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो है वो अर्थमेटिक मीन से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से छोटा ही होगा या इक्वल होगा। यानी कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इसको कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन? बोलो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या ये इक्वेशन ठीक है? यस और नो? अच्छा, क्या अगर मैं बोलूं अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हाँ जी, दोनों एक ही तो बात है, सेम ही तो चीज है, सेम ही तो चीज है, एक ही बात है ना। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है, मैं देख पा रहा हूं। सौरभ, आपको ये कंफ्यूजन क्लियर है? क्लियर है। तो पहली पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। चलो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है? ये सब पता है, इस यहाँ से एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। मैं क्या कहता हूँ, एमसीक्यूज रटे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो एमसीक्यूज आपको कभी परेशान नहीं कर सकते। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। करेक्ट इक्वेशन। सवाल कैसे भी लिखा हो सकता है, समझना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, mean is more than geometric mean, mean is more than or equal to geometric mean, mean is less than or equal to geometric mean। इसको कह देते हैं mean is less than geometric mean। अब ये सारी जो ऑप्शंस हैं बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, बताओ कौन सा ठीक है, बताओ कौन सा ठीक है? ठीक है। अब ऐसा सवाल आ जाएगा तो बताओ ये कैसे, जिसको ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी याद नहीं होगी वो इस तरह के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाएगा, ठीक है ना? अब जल्दी से मेरे को ना कुछ आप फटाफट थोड़ा आप भी इंटरेक्ट करो, ये टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई जाना मत भाई, क्लास चलती रहेगी, अभी टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे जल्दी से इस वाले डेटा सेट का, ये 3 डेटा सेट है, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ। इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा इस डेटा सेट का? इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन, 14/3, 14/3 यानी कि 4.6,
4.6 होगा। और अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए तो क्योंकि 3 आइटम है तो क्यूब रूट निकालोगे 2 × 4 × 8 का, तो क्यूब रूट निकालोगे 64 का। 64 का क्यूब रूट कितना आएगा? 4। क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व किया कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। सेम सीरीज है, सेम सीरीज में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दोनों निकाला तो आपने पाया कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से एक बड़ी वैल्यू है, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा छोटा ही होता है। अच्छा, ये वाला एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट में सारी वैल्यूज दो दो हैं। बताओ अगर यहाँ पर मैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? सिग्मा x/n 6/3 यानी 2 आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो 3 वैल्यूज हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 यानी क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 तो 2 ही आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। तो ये बात प्रूफ होती है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी भी सीरीज में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक साथ कैलकुलेट करके देख लो, है ना। प्रॉपर्टी है ना, गलत नहीं हो सकती। क्या ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? क्या ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि इस वाले सवाल में सही ऑप्शन चूज करो, 7। देखो, ये जैसे मैं आपको ना ये बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है कि जैसे मान लो ये सवाल आ गया, अभी मैंने इसी तरह का सवाल ऊपर भी करवाया था, 5, 8, 9, 6, 2 बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दोनों कैलकुलेट करो। तो देखो, मैं अर्थमेटिक मीन तो आसानी से निकाल सकता हूँ, 5, 8, 9, 6, 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन होगा 30 / 5 यानी कि 6। इतना तो तय है कि मेरा अर्थमेटिक मीन 6 होगा। तो ये तो मेरा ऑप्शन गलत है, ये भी मेरा ऑप्शन गलत है, ये भी मेरा ऑप्शन गलत है, तो मेरा आंसर बी ही होगा। अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके ही आपको आपका सही आंसर मिल गया, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इस डेटा सेट का कैलकुलेट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिना कैलकुलेटर के एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्या आपको बात समझ में आ रही है कैसे सॉल्व किया इस सवाल को? ज्योमेट्रिक मीन निकालना ही नहीं था, उसने निकालने के लिए कहा था, खाली अर्थमेटिक मीन निकाल के आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ज्योमेट्रिक मीन चाहे इस डेटा सेट का जो भी हो, मैं तो तुरंत समझ गया कि क्योंकि अगर मेरा अर्थमेटिक मीन 6 है तो मेरा आंसर तो बी ही होगा। और अगर मान लो कि ये वाला ऑप्शन भी 6 होता, जैसे ये भी 6 होता और ये भी 6 होता, तो फिर मैं देखता कि ये वाला ज्योमेट्रिक मीन और ये वाले ज्योमेट्रिक मीन में कौन सा 6 से छोटा है, फिर मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता, जो वाला ज्योमेट्रिक मीन 6 से छोटा होता वो वाला ऑप्शन मेरा ठीक होता, जैसे कि मैंने इस वाले सवाल में किया। अगर पहली प्रॉपर्टी क्लियर है तो हैंड रेज करो, अब सेकंड प्रॉपर्टी पर आऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योमेट्रिक मीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज होती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तो बड़ा आसान है। लॉगरिथम से भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो सकता है, पर उसका इस्तेमाल रिटन एग्जाम में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लॉगरिथम वाले सवाल नहीं आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। पहले मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं आपको अभी तक कितना याद है। क्या अर्थमेटिक मीन आउटलायर्स आप जानते हो ना क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो वैल्यू से प्रभावित होती है? यस और नो? जवाब यस और नो में। क्या मीन अर्थ में आउटलायर्स से अफेक्टेड होता है? यस, अफेक्टेड होता है। यस। क्या मीडियन आउटलायर्स से अफेक्टेड होता है? क्या मीडियन आउटलायर्स से अफेक्टेड होता है? नो। क्या मोड आउटलायर्स से अफेक्टेड हो सकता है? क्या मोड बहुत बड़ी वैल्यू होने से प्रभावित हो गया? मोड बड़ी और छोटी वैल्यू नहीं देखता है, मोड देखता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई।
अगर बहुत छोटी वैल्यू भी बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई तो वही मोड है। जैसे आप हर एवरेज में याद रखते हो ना कि कौन सा एवरेज एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो वैल्यू से प्रभावित होता है, आउटलायर्स से प्रभावित होता है, वैसे ही अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए क्या ज्योमेट्रिक मीन आउटलायर्स से प्रभावित होता है, तो मेरा आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस्ड बाय outliers, that is extremely high और लो वैल्यूज। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कभी भी आउटलायर्स क्या है, तो रीजन इसका इस थर्ड प्रॉपर्टी में छुपा हुआ है। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका रीजन थर्ड प्रॉपर्टी में छुपा हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जब हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन गिव्स लेसर वेट टू लार्ज वैल्यूज एंड वाइसा वर्सा। ये बात आपको पता है कब समझ में आती, जब मैं प्रॉपर लॉग से आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके दिखाता। जब मैं ज्योमेट्रिक मीन में लॉग वाला मेथड अप्लाई करता तो आप देखते कि लॉग जो होता है ना उसका प्रक्रिया ऐसी होती है कि वो बड़ी वैल्यू को कम वेट दे देता है और छोटी वैल्यू को ज्यादा वेट दे देता है। यानी कि अगर एक सीरीज में बहुत बड़ी वैल्यूज भी हैं बहुत छोटी वैल्यूज भी हैं तो जो लार्ज वैल्यू है उसका वेट थोड़ा कम होगा और जो स्मॉल वैल्यूज हैं उनका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, तो मामला बैलेंस्ड हो जाता है। मतलब कि आप लार्ज वैल्यू को थोड़ा कम वेट देकर और स्मॉल वैल्यू को थोड़ा ज्यादा वेटेज देकर सीरीज को बैलेंस कर लेते हो ताकि आपका एवरेज एप्रोप्रिएट आए। तो ज्योमेट्रिक मीन में ग्रेटर वैल्यू जो हायर वैल्यूज होती हैं उनको लेसर वेट असाइन किया जाता है और जो आपका स्मॉल वैल्यूज होती हैं उनको लार्जर वेट असाइन किया जाता है। इस वजह से जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो थोड़ा बैलेंस्ड होता है। ठीक है, और यही कारण है, दैट इज वाई, इसी वजह से ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है ना, या इक्वल होता है। मतलब यही वजह है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा क्यों होता है, तो वजह यह है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हायर वैल्यूज को लोअर वेट और लोअर वैल्यूज को हायर वेट असाइन करता है सीरीज को बैलेंस करने के लिए, हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए। ठीक है, और इसी वजह से एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यू का फर्क ही नहीं पड़ता। भाई अगर मैं कहूं कि मेरे डेटा सेट में एक वैल्यू 100 है और एक वैल्यू 2 है तो मैं 100 को एक वेट दे दूंगा और 2 को मान लो मैं 50 वेट दे दूंगा। तो इसका एक वेटेड जो इसका जो वेट है वो 100 हो जाएगा, इसका भी वेट 100 हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं बड़ी वैल्यू को छोटा वेट दे दूं और छोटी वैल्यू को बड़ा वेट दे दूं तो वो जो असमानता है, वो जो डिस्पैरिटी है बहुत एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यूज के बीच में, वो अंतर कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन आउटलायर्स से यानी एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यू से प्रभावित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत हाई वैल्यू होगी उसको लो वेट दे देंगे, जो बहुत लो वैल्यू होगी उसको हाई वेट दे देंगे, असमानता दूर हो जाएगी और ज्योमेट्रिक मीन विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द आउटलायर्स, है ना। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपको तब दिखाई देता जब मैं लॉगरिथम वाला मेथड आपको अप्लाई करके दिखाता, तो आपको ये साक्षात दिखाई देता सवालों में होता हुआ। पर उस रास्ते जाना नहीं है ना, हमारा कोई रिटर्न एग्जाम की तैयारी थोड़ी हम कर रहे हैं, तो उतना ज्ञान अभी लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने सिलेबस तक ही सीमित रहते हैं। पहले आप मेरे को बताओ क्या ये 2 प्रॉपर्टीज याद रहेंगी आपको? अभी तक 3 प्रॉपर्टीज की हमने बात करी, क्या ये 3 प्रॉपर्टीज याद रहेंगी आपको अभी तक? यहां तक क्लियर है?
तो एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ के इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी determined if any value in the series is 0 और नेगेटिव। अगर आपके डेटा सेट में कोई भी वैल्यू 0 या नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन डिटरमिन नहीं किया जा सकता। ये बात हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मेरा डेटा सेट है, इसमें एक वैल्यू 0 है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं, तो चारों का प्रोडक्ट लेकर फोर्थ रूट निकालोगे। फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 8। अगर एक वैल्यू 0 हो गई तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। यानी कि अगर किसी भी डेटा, यानी कि इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका एवरेज 0 होगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि एवरेज 0 होगा, इसका ये मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता। अगर मेरे डेटा सेट में कोई वैल्यू 0 है, मतलब आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि 0 अगर कोई वैल्यू है तो फिर तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, फिर तो ज्योमेट्रिक मीन निकल ही नहीं पाएगा। और अगर मेरे डेटा सेट में कोई वैल्यू नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर नेगेटिव, तो आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पता है? जैसे यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो 4 वैल्यूज हैं, तो फोर्थ रूट 2 इंटू -3 इंटू 5 इंटू 8, ये पॉसिबल ही नहीं है। माइनस का रूट कभी निकल ही नहीं सकता। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में माइनस वैल्यू का रूट निकालोगे तो एरर आ जाएगा। मैथमेटिकली माइनस की वैल्यू का रूट नहीं ले सकते आप। अगर मैं कहूं कि 16 का रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 होगा स्क्वायर रूट। अगर मैं बोलूं -16 का रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। माइनस वैल्यू का रूट, नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं लिया जा सकता। मैथमेटिक्स में नेगेटिव वैल्यू का रूट लेने के लिए फिर हम अजम्पशन करते हैं, प्लस माइनस, अंदर लिखते हैं प्लस माइनस, फिर लिखते हैं जो भी वैल्यू होगी। अगर ये जो भी मेरी वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, मतलब माइनस का रूट लेने का एक तरीका है, पर प्रॉपर्टी ये कहती है कि नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं लिया जा सकता। तो अगर आपके डेटा सेट में कोई वैल्यू नेगेटिव है, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। और अगर कोई वैल्यू 0 है तो ज्योमेट्रिक मीन तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट था। क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये सवाल, ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब एक सवाल है ऐसी, जैसे मान लो एक डेटा सेट है मेरे पे 1, 3, 9, 27, इसी तरह से करते करते 3 की पावर n तक। इस डेटा सेट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 की वैल्यू, पावर 0 की वैल्यू 1 होती है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर n। बेसिकली ये क्या है? इसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सब अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी 10th तक तो आपने पढ़ा होगा, नहीं थी तो कोई जरूरत नहीं है। इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पता है, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इस डेटा सेट का, तो मैं बोलूंगा क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर जो आपका वैल्यूज हैं वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को दिखाती हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3 की पावर n/2 आएगा। ये बस याद रखना, ठीक है? इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है, उसके लिए आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, थोड़ा मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई रिटन एग्जाम नहीं हो रहा कि मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं। पर हाँ, इस तरह का अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला सवाल आया तो उसका आंसर जो भी उसकी पावर होगी वो n/2 हो जाएगी।
जैसे अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए 1 2 4 8 और ये हो गया 2 की पावर n, तो बताओ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ये जो भी है ये कितना होगा? ए बी सी डी, 2 की पावर n, 2 की पावर n बाय 2, 2 की पावर n प्लस 1 बाय 2 या 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे याद होना चाहिए कि इस तरह के सवालों में हमारा जवाब ये होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही तो हो गया ना। 1 को मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। इस तरह से ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। ऐसे सवालों का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n/2 आ जाए। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर ऐसा कोई सवाल आया तो इसका ये मतलब नहीं कि अब मुझे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिखाना है, पूरा इतना ट्रैक थोड़ी चेंज करूंगा, बस एक एड ऑन कर दिया कि हाँ इस तरह का अगर कोई सवाल आए तो ये बात याद रखना। अगर यहां तक बातें क्लियर है तो हैंड रेज करो, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हुआ। ज्योमेट्रिक मीन में जो जो आपको मालूम होना चाहिए सब इस पीडीएफ में मौजूद है। ठीक है, हार्मोनिक मीन वाला टॉपिक भी एक क्लास का टॉपिक है, वो कल हम कंप्लीट कर देंगे और कल ही हम इसके कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मेरा मानना है कि आपके पेपर में 1 या 2 सवाल इस पूरे टॉपिक से आ सकते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से 1 सवाल भी आ सकता है, 2 सवाल भी आ सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो कम से कम 1 नंबर की तो गारंटी है, किस्मत अच्छी रही तो 2 भी आ सकते हैं। यहां पर मैं कहता हूं कि किस्मत बहुत काम आती है। किस्मत से मेरा मतलब क्या है? किस्मत से मेरा मतलब है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा वहां से 2 सवाल आ गए, ये किस्मत है ना? या मैंने जो टॉपिक नहीं पढ़ा वहां से सवाल नहीं आया, ये किस्मत है। ठीक है ना? वैसे तो अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो किस्मत के आप मोहताज नहीं रहते, पर कई बार किस्मत भी काम आ जाती है कि यार मेरे को एक टॉपिक बड़े अच्छे से आता था और वहीं से 2 सवाल आ गए, तो ये मेरी किस्मत थी। ठीक है ना? लक ऐसा था कि भाई मैं वही पढ़ रहा था या मैंने उन चीजों को बेहतर तैयार किया था जो एग्जाम में आने वाली थी। अपना अपना सोचने का नजरिया है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है, पर हाँ तैयारी हो अच्छी तभी मैटर करता है, वरना नहीं। तो कल इस टॉपिक को फाइनली हम समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही।